नमस्कार। एमएससी के लिए विषय कैसे चुनें? बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं। स्टूडेंट यही सवाल कर रहा है कि सर मैं किस सब्जेक्ट से एमएससी करूं और किस सब्जेक्ट से मुझे क्या फायदा मिलेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें से कुछ सवाल के मैं यहाँ रख रहा हूं। कौन से विषय में आसानी रहेगी, कौन से विषय में मेरा इंटरेस्ट है, ये भी सवाल आया है। और कहाँ बढ़िया पढ़ाई होती है, ये कॉमन सवाल है। जॉब जल्दी किस विषय में मिलेगी, कौन से सब्जेक्ट में जाऊं, क्या एक्स कॉलेज ठीक रहेगा, क्या वाई कॉलेज ठीक रहेगा, नए शहर में कैसे पार पड़ेगी, मैं तो एक छोटी सी जगह रह रहा हूं और घर के आर्थिक हालात भी ठीक नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, और यूनिवर्सिटी से करूं या किसी कॉलेज से करूं, दोनों में क्या फ़र्क है। और ऐसा भी आया कि मेरे घर में तो कोई बताने वाला भी नहीं है, मैं क्या करूं। अगर इनमें से एक भी आपका सवाल है तो ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, मास्टर एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। मैं पिछले 20 सालों से स्टूडेंट्स की इसी प्रकार से हेल्प कर रहा हूं और तकरीबन 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट को लाभ हुआ है। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बाद में आके संपर्क भी करते हैं और ये एंडोर्स करते हैं कि सर उस समय आपकी उस राय से मुझे ये बेनिफिट हुआ। ये मेरे बारे में है। मेरी यात्रा है बीएससी 1997 से लेके 3 बुक के राइटर तक की। चुनाव कैसे करें, हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, किसी के पास 2 ऑप्शन हैं। और आपके सामने कंफ्यूजन क्यों आ रहे हैं और क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं अनुभव से, और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, चूज कब करते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं। यानी कि आपके पास 3 चीज़ें, 3 में से एक चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि सिलेक्शन कम्स फ्रॉम ऑप्शंस। अगर आपके पास ऑप्शन हैं तभी उसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो आप पहले ये इंश्योर कर लें कि आप किन किन सब्जेक्ट के आपके पास ऑप्शन हैं। आई एम एलिजिबल फॉर XYZ सब्जेक्ट। आप लिखें कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बॉटनी में, जोलॉजी में और केमिस्ट्री में एलिजिबल हूँ। एलिजिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस बेसिस पे या किसी और बेसिस पे, ये होगी एलिमेंट्री बात। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगली लाइन लिखें कि आई एम एलिजिबल फॉर XYZ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ इंस्टीट्यूट। यानी कि जहां आपको सोचना है कि इस कॉलेज में लूं या इस सब्जेक्ट में लूं, वहां की मेरिट में, वेयर यू स्टैंड इन मेरिट। अगर आप मेरिट में कहां पर आ रहे हैं, हो सकता है आप 3 जगह पे आ रहे हो तो आप 3 सब्जेक्ट लिखें, 2 जगह आ रहे हो तो 2 सब्जेक्ट लिखें, और 1 जगह आ रहे हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपका चुनाव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या? नेक्स्ट पॉइंट टू बी कंसीडर्ड। यहां पर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सब्जेक्ट, वहां स्टाफ है या नहीं है। स्टाफ है या नहीं है का मतलब है कि स्टाफ नंबर, यानी कि फैकल्टी जो हैं, आपके टीचर्स जो हैं, वो हैं या नहीं हैं। ये इसलिए शेयर कर रहा हूं कि कुछ कॉलेजेस मैंने देखे हैं कि जहां पर एमएससी होती है बट वहां पर टीचर बमुश्किल 2 या 3 होते हैं, या कई बार तो 1 टीचर ही होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टाफ का नंबर कितना है, यानी कि सफिशिएंट है या नहीं है। फिर है क्वालिटी। क्वालिटी की जहां तक बात है, क्वालिटी का मतलब आप पढ़ चुके हैं, स्कूल में भी आप पढ़े थे, कॉलेज में बहुत से टीचर से पढ़ सकते हैं, तो क्वालिटी पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आप जानते हैं। अगला पॉइंट है एक्सपीरियंस। कई कॉलेजेस ऐसे देखे गए हैं कि जहाँ पे पूरी फैकल्टी बिल्कुल नई होती है, और ऐसा भी देखा गया है, ये मेरा अनुभव है, कि फैकल्टी को बहुत कम अनुभव होने की वजह से स्टूडेंट्स को हैंडलिंग में भी प्रॉब्लम आती है। और
इससे बड़ी बात स्टाफ के लिए कि आप एज ए स्टूडेंट आप स्टाफ से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हो, आप क्या चीज लेना चाहते हो स्टाफ से। नॉलेज लेना चाहते हो आप, उनके एक्सपीरियंस को लेना चाहते हो, उनकी वर्किंग स्टाइल को लेना चाहते हो, आप क्या चीज लेना चाहते हो। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग है, बट आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यहां से मुझे ये चीज लेनी है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं तो वर्क कल्चर हम लेते हैं कि एक प्रैक्टिकल वर्क और एक प्रैक्टिकल मार्क्स। कुछ जगह आपको ऐसी लगेगी ध्यान से सुनिएगा कि जहां पर आपको प्रैक्टिकल वर्क तो बहुत करवाया जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल में बहुत काम करवाते हैं बट नंबर अच्छे नहीं मिलते, ऐसा लगता है। और कुछ जगह ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है और आपके मार्क्स बहुत आ जाएंगे। आपको कौन सा अच्छा लगता है। और हकीकत यह है कि जहां पर प्रैक्टिकल्स बहुत सारे करवाए जाते हैं वहां पर आपको नंबर भी उसी रेशो में मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे नंबर नहीं मिलते। स्टे अरेंजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, दोनों के लिए। स्टे अरेंजमेंट में जो सबसे अच्छी चीज अनुभव की है, हॉस्टल्स। अगर आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका कॉलेज है, आप अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब वहाँ पे अच्छे हॉस्टल्स हैं। जैसे अच्छे का मतलब मैं बता दूं कि जैसे साइंस का हॉस्टल है, आर्ट्स पीजी का हॉस्टल है, यूजी का हॉस्टल है, पीएचडी का हॉस्टल है। इस तरह से जो अरेंजमेंट होते हैं उनको हम अच्छे अरेंजमेंट कहते हैं। और फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, साथ ही साथ आपको एक वहाँ अच्छा अनुशासन मिलता है और एक अच्छा माहौल मिलता है। अगर माहौल की बात करूं तो अगर मान लो आप सवेरे 4:30 बजे उठे हैं और जब आप उठ के बाहर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 3-4 कमरे ऐसे हैं जिनकी लाइट जल रही है, यानी कि 3-4 लोग तो आपसे पहले उठ करके पढ़ने बैठ चुके हैं। ऐसा ही शाम के समय होता है, ऐसे ही सुबह सवेरे के समय होता है। तो ये चीजें आपको इंस्टेंटली मोटिवेट करती हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और जो मेरे बहुत सारे दोस्त लोग जो हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का मतलब है कि आपकी फीस कितनी है। कई बार ऐसा होता है कि फीस बहुत हाई होती है और उस फीस को जुटाने में हमारी कमर टूट जाती है, हमारी यानी कि हमारी फैमिली की, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है। ये मेरी अपनी राय है, मेरा अपना अनुभव है। इतनी हो कि अफोर्डेबल हो, आपकी रेंज में हो और साथ ही साथ वहां पर आपको स्कॉलरशिप भी मिले। स्कॉलरशिप एज ए अवार्ड होती है। आप बहुत सारे विज्ञापन में देखते हैं कि टॉपर को स्कॉलरशिप दी जाती है, एक एज ए अवार्ड होती है। तो वो आपको वहां से मिल जाए ताकि आप फाइनेंशियली फ्री फील कर सकें, आप फाइनेंशियली रिवार्डेड फील कर सकें और आपका स्टैंड अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव हो। यानी कि इस तरह की बहुत सारी चीजें जो पैसे से जुड़ी हुई हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। और डियर स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट छोटा सा वर्ड है WHY, यानी कि आपको MSc करने के पीछे क्या रीजन है, आप क्यों कर रहे हैं, इसको करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है और इसको नहीं करेंगे तो क्या खोने वाला है। इस पर जरूर मैं रिकमेंड करूं कि एक पेज जरूर लिख लें, एक पेज जरूर लिख लें तो आपको मजा आएगा MSc करने का। कर रहा हूं मिथ, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो गाहे बगाहे हमारे कानों में डाल दी जाती हैं और वो हमारे जहन में चली जाती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 20 साल से इतने स्टूडेंट आते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट जगह के, उनसे मिलते हैं तो पता चलता है। बच्चों का सवाल होता है कि सर हम तो हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश में कैसे होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना कि मीडियम भी एक बहुत बड़ा मिथ है। डियर स्टूडेंट, मीडियम डजंट मैटर। मीडियम का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप
अगले 1.5-2-3 महीने में आप मीडियम पे कमांड भी कर लेंगे। आप आसानी से, आप अगर हिंदी मीडियम के तो इंग्लिश पढ़ने लग जाएंगे, गारंटी है। और अगले सेमेस्टर तक आते आते आप इंग्लिश में लिखना भी चालू कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं डिपार्टमेंट के, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी कहानी है ये। आप मिल भी सकते हैं उनसे, ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे आपको जो हिंदी मीडियम से आए थे छोटी सी जगह से। इवन मैं भी, आपने पीछे बायोडाटा देखा मेरा। तो मीडियम एक मिथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी मीडियम के हों। हाँ, रेगुलरिटी का ध्यान रखें। एमएससी में जा रहे हैं तो आप फिजिकल भले ही आप 2 दिन एब्सेंट रह लें, बट आप मेंटल तो हो ही नहीं सकते। यानी कि आप दिमागी रूप से तो आप वहीं रहते हैं। आपके दिमाग में घूमता है कि कौन से क्लास होने वाली है, क्या प्रैक्टिकल होने वाला है, क्या थ्योरी होने वाली है। तो आप रेगुलरिटी तो आपकी बनी रहेगी ही रहेगी। हाँ, फिजिकल हो सकता है आप 10 दिन एब्सेंट हो जाएं या 5 दिन हो जाएं। और बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट का जो 75% अटेंडेंस का रूल है वो तो सब पे लागू होता है, चाहे कौन सा भी इंस्टीट्यूट हो। तो ये एक मिथ है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक्स यूनिवर्सिटी अच्छी है, वाई यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, या एक्स यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, वाई यूनिवर्सिटी अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा ही सब्जेक्ट, एक्स सब्जेक्ट मोर देन वाई सब्जेक्ट। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सब्जेक्ट से बड़ी चीज होती है स्टूडेंट खुद। अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब क्या, वहां से अच्छे स्टूडेंट निकले हैं। यानी कि इंस्टीट्यूट को अच्छा किसने बनाया, स्टूडेंट ने बनाया। सब्जेक्ट को अच्छा किसने बनाया, स्टूडेंट ने बनाया। यानी कि दोनों ही चीजें मिथ हैं, और इसके बेस में आप खुद स्टूडेंट हैं। आपके अच्छे रिजल्ट, आपकी अच्छी सक्सेस, आपकी अच्छी हैप्पीनेस ही किसी इंस्टीट्यूट को बेटर बनाती है। बच्चे अक्सर इस तरह से फैसला ले लेते हैं कि हमारे 2 बैचमेट वहां जा रहे हैं, 5 लोग वहां रह रहे हैं, दोस्त लोग एक साथ रहेंगे। ये भी एक मिथ है। हकीकत यह है कि आप जब नई जगह जाएंगे, नए सब्जेक्ट में जाएंगे, तो वहां आपको नए दोस्त मिलेंगे और बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे। अनुभव है हम सभी लोगों का। इंटरेस्ट ही बड़ी चीज है। नीड विथ प्रैक्टिस, आपके पास किसी चीज की जरूरत है, नीड है किसी सब्जेक्ट की, और उसमें आप प्रैक्टिस डालेंगे तो सब कुछ बन जाएगा। नीड प्लस प्रैक्टिस, यानी कि नीड अपने आप प्रैक्टिस करवा लेती है और आप सब कुछ बन जाते हैं। यानी कि आपके पास नए नए इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। यानी कि 3 साल आपके बीएससी के और 2 साल आपके स्कूल के, वहां जो भी आपने सीखा, वहां का जो रिजल्ट है, उस पर आधारित एक नए प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, रिजल्ट बेस्ड प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, और रेडी टू मूव इनटू जर्नी, आप एक नई यात्रा के लिए निकल रहे हैं। और ये यात्रा 2 साल की है, 2 ईयर की है, पूरे 2 साल, हो सकता है ज्यादा भी लगे। और इस यात्रा में आपको डीप डिवोशन चाहिए, यानी कि एक सघन लगन आपको लगानी होगी। यानी कि पूरी तरह से डूबना होता है, पूरी तरह से आप डूबेंगे। और ये अथाह समंदर है, जब आप डूबेंगे तो आपको मालूम है कि मोती कहाँ मिलते हैं, आप मोती भी लेके आएंगे। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर इस उम्र में ध्यान में नहीं आती, आप एक 2 साल की डीप डिवोशन में जा रहे हैं और मेकिंग द बेस लाइन फॉर नेक्स्ट लाइफ, यानी कि आपकी जिंदगी के अगले 70-80 ईयर्स के लिए, 70-80 सालों के लिए, यानी कि पूरी जिंदगी के लिए आप एक बेस लाइन, एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। यानी कि एक आपका मंच बन रहा है जो आपको अगले 70-80 सालों तक आपको फल फ्रूट देगा। वो सैलरी हो सकती है या किसी और रूप में हो सकता है। यानी कि जब इतनी बड़ी बात है तो व्हाट नेक्स्ट। सवाल है कि सर ये दोनों बातें बहुत अलग हैं, हमारे समझ नहीं आई। सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इन तीनों सवालों को आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप स्क्रीन देख के लिख लीजिए, हिंदी में है तो आप, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। 3 सवाल आपको करने हैं और आपके पास आंसर आएंगे और आपको पता चलेगा कि डीप डिवोशन की मैं क्या बात कर रहा हूँ और रिमेनिंग लाइफ की मैं क्या बात कर रहा हूँ।
क्वेश्चन है, इज एमएससी इज बेस लाइन फॉर नेक्स्ट लाइफ और जस्ट टू गेट डिग्री। हिंदी में लिखें कि क्या एमएससी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है जो अगली जिंदगी बनाएगी, या एक सिंपल सी डिग्री है। अब आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यस है, कि आपका आंसर है कि एक बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए, तो यू आर ओके, यू कैन मूव। अगर आपका आंसर है कि जस्ट टू गेट डिग्री, एक छोटी सी डिग्री लेनी है और आई हैव अनदर बेस्ट लाइन, अगर ऐसा है कि आपके पास कुछ और है, आई हैव अनदर बेस्ट लाइन, तो यहां पर आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपका बेस्ट एनर्जी आपकी कहीं और रहेगी और आप पढ़ाई कहीं और कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ आई डू एमएससी व्हाट गेन्स विल आई फील। अगर मैं एमएससी करता हूं या करते हूं तो मुझे क्या क्या फायदे होंगे। लिस्ट बनाइए, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है आप लिस्ट बनाइए। व्हाट गेन्स विल आई फील, आपको क्या क्या चीजें महसूस होने वाली हैं। क्वेश्चन का पार्ट 2 है, इफ आई लीव इट, अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, इस एमएससी को मैं छोड़ देता हूं। देखो ऊपर वाले में तो हमने अगली बेस लाइन देख ली, इसमें मैं छोड़ ही रहा हूं। इफ आई लीव इट व्हाट पेन्स विल आई हैव, अगर मैं छोड़ देता हूं तो मुझे ऐसे कौन कौन से नुकसान, पेन्स यानी कि दुख, दर्द, तकलीफ आने वाली है, इसकी एक लिस्ट बना लें। तो यहां पर दो चीजें आपके पास आ रही हैं, एक तो आ रही है गेन, लाभ, और एक आ रही है हानि। दोनों की लिस्ट बना लें, कंपेयर कर लें, जो ज्यादा है उधर मूव कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट न्यू अदर डिग्री शुड आई हैव टू रिप्लेस इट, यानी कि जो हमें चाहिए उसके लिए क्या कोई दूसरी डिग्री या दूसरी नई चीज है क्या जो इसको रिप्लेस कर देगी। अगर दूसरी चीज है तो भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। इसका आंसर यह होगा कि ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है, मेरे पास यही चीज है, तो आप इसमें पूरी तरह से डिवोट हो पाएंगे। एटलीस्ट आप मेरिट में आएंगे तभी आपका एडमिशन होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है नेक्स्ट क्या, यानी कि आफ्टर एमएससी और ड्यूरिंग एमएससी। इंपॉर्टेंट है कि एमएससी, मान आप आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आपकी एमएससी हो गई और अब आप क्या कर रहे हैं उसको देखिए। यानी कि आफ्टर एमएससी आप क्या करने वाले हैं, आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। आफ्टर एमएससी का दिमाग में रखना आपके एमएससी को सुगम बनाता है, सरल बनाता है। और ड्यूरिंग एमएससी का अगर आपको आप कहेंगे ड्यूरिंग एमएससी आप नेट, गेट, बहुत सारे एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वो तो आपको पूरी तरह से एक्साइट कर देंगे, यानी कि सोने पे सुहागा। और तीसरा पॉइंट हॉस्टल्स, हॉस्टल की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो बच्चे बाहर के हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। हॉस्टल्स जो हैं आपको एक नई एनर्जी देते हैं, नया एटमॉस्फेयर देते हैं, एक नई लर्निंग देते हैं कि वाई क्यों, इट कम्स फ्रॉम फैमिली, यानी कि आपके पास वाई इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं एमएससी इसलिए कर रहा हूं। इट कम्स फ्रॉम फैमिली, फैमिली में हो सकता है कि आप अपने फादर की मदद करना चाह रहे हो या मदर की हेल्प करना चाह रहे हो, या आपका सोसाइटी में कोई रिकग्निशन हो, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या कुछ और, ये आपको पता है कि आपकी फैमिली में क्या है। इट कम्स फ्रॉम फैमिली, ये फैमिली से आनी चाहिए आपका वाई। हार्ट, यानी कि आप अंदर से चाहो, दिल से। दिल से का मतलब सिंपल भाषा में होता है कि कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कत आ रही है, सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, बारिश हो रही है, तेज गर्मी पड़ रही है, फिर भी आप लगे हुए हैं, इसका मतलब आप हार्ट से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। बस सिंपल समझिए। अगर आप करने को तैयार हैं और कर रहे हैं, इसका मतलब आप बाय हार्ट कर रहे हैं। एंड वैल्यूज, आपको कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी घटित हुई हैं पहले और वो आपको मंजूर नहीं है, और वो चीजें आपको एमएससी के साथ सोल्व होने वाली हैं, तो इसका मतलब आपका वाई क्लियर है। और आप यकीन करिए आप बहुत अच्छे से एमएससी करके जाएंगे और बहुत अच्छे से रिजल्ट लेके जाएंगे और अपनी सक्सेस को भी
पूरी जिंदगी एंजॉय करने वाले हैं। प्रॉब्लम पैदा करती हैं और ये अच्छे अच्छे बच्चों में करती हैं। पैरेलल ऑब्लिगेशन, यानी कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं एमएससी कर लूंगा या एमएससी कर लूंगा, इसके साथ मैं ये कर लूंगा, इसके साथ में, यानी कि पैरेलल कोई चीज आप चलाना चाह रहे हैं, यानी कि दो नावों की सवारी है। डियर स्टूडेंट, ये साइंस ने प्रमाणित किया है कि हमारा माइंड एट ए टाइम, एट ए फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट पर सेकेंड एक ही काम करता है, दो काम नहीं कर सकता। तो आपका रिजल्ट हैम्पर होगा, प्रभावित होगा। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपुल्स रैंडम एंड जनरलाइज ओपिनियन। लोगों की धारणाएं कि उस जगह आप जाएंगे एमएससी में तो ये हो जाएगा, उस सब्जेक्ट में तो इतने फेल हो जाते हैं। अरे लोगों की रैंडम ओपिनियन है, और यकीन मानिए ये बात कौन कहता है, आप उन पे जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या वो एमएससी हैं, क्या उस सब लोग कह देते हैं कि एक्स सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल है, तो क्या उन्होंने उस सब्जेक्ट को पढ़ा भी है? जो आप एक ही बात कहें कि हो सकता है उसके लिए सही हो, मेरा सही कुछ और हो सकता है। यानी कि एक 1997 टू 1999 की बात है, एक किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट की, वहाँ कहते थे कि लाइफ साइंस में नेट जेआरएफ नहीं होती, और उस समय हुई भी नहीं थी 2-3 साल से। बट जब ये कंसेप्ट आया कि नहीं उस समय नहीं हुई होगी, हो सकती है, और फिर हर ऑलमोस्ट 70-80% स्टूडेंट उस समय में नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके थे। तो अवॉइड पीपल्स रैंडम एंड जनरलाइज ओपिनियंस। और अगली बात, अवॉइड अनवांटेड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आपके सामने बहुत सारे ऑफर आएंगे, चलो तुम ये कर लो, चलो तुम ये कर लो, चलो तुम ये कर लो, ये मजे कर लो, ये कुछ भी कर लो। जिस गांव ही नहीं जाना उसका रास्ता क्यों पूछना। यानी कि इसको रिसेंटली साइंटिफिक वे में ऐसे कहते हैं कि लो इन्फॉर्मेशन डाइट, यानी कि हमें बहुत सारा नॉलेज नहीं रखना, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि नॉलेज किल्स विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज किल्स विदाउट एक्शन। मीन्स कि नॉलेज हमारे पास है और हम एक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो हमें मारता है। तो अनवांटेड अपॉर्चुनिटी को अवॉइड कीजिए, और जो वांटेड है आपकी कि अभी जो आपके लिए सही है, जो करना है, उसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, उन्हीं अपॉर्चुनिटी को अटेंड कीजिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का सजेशन और मेरा खुद का, बी कंसिस्टेंट। जब आप आ गए हैं एमएससी में, एडमिशन ले लिया है या लेने का तय कर लिया, तो कंसिस्टेंट रहिए। 24 घंटे में से आपको पता होना चाहिए कि कितने घंटे मैंने इसमें लगाए हैं, कंसिस्टेंट। और कीप इन माइंड, अगर आप पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ दिक्कत आ रही हो, सुस्ती आ रही हो, तो कीप इन माइंड फेस ऑफ योर मदर और फादर। आप अपने माँ बाप का चेहरा देखिए आंखें बंद करके। सडनली यू विल गेट एनर्जी, सडनली यू विल गेट एनर्जी। और या फिर उस व्यक्ति का चेहरा देखिए, वो आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जो आपकी पढ़ाई का खर्चा बियर कर रहा है, और उसकी मेहनत को देखिए, याद करिए, उसकी आवाज सुनिए, उसके अंदर जाइए, देखिए वो आपसे क्या चाहता है। सडनली यू विल गेट एनर्जी, और आप अपने काम पे चल पड़ेंगे। और इसके बाद एक चीज को जरूर याद रखिए, कीप इन माइंड गेन्स एंड पेन्स, यानी कि आज आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या लॉस होने वाले हैं, क्या पेन्स होने वाले हैं। और आज जो आप कर रहे हैं वो आप अगर करते जा रहे हैं कंसिस्टेंटली, पूरी जान लगा के, तो आपको क्या लाभ होने वाले हैं, गेन होने वाले हैं। तो आप बहुत एंजॉय के साथ आप हो, तो आप मेरे को इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको क्वेश्चन को आंसर करूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट कर दें कि आपको क्या अच्छा लगा, ताकि दूसरे स्टूडेंट को हेल्प हो जाए, और आपको लगता है कि किसी स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है तो उस स्टूडेंट को शेयर कर दीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं।